हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी कक्षा 8वीं की एनसीईआरटी बुक से हमारा अध्याय 11 जिसका नाम है क्षेत्रमिति। और आज हम करेंगे इसकी प्रश्नावली 11.2। इसका हम लोग 11.1 और इसका एक इंट्रोडक्शन बना चुके हैं, वो भी आप जरूर देखिएगा क्योंकि इंट्रोडक्शन में वो सारी चीजें रहती हैं जो हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। तो चलिए इस 11.2 के अंदर क्या है और क्या हम नई चीजें सीखेंगे वो देखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां पर हमें सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है। अब सामान्य चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जैसे आपको एक इस तरह का डायग्राम दिया हुआ है, अगर आपके पास ये चतुर्भुज आ जाए और इस चतुर्भुज को आप लोग किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो आपने देखा है कि यहां पर इसमें एक AC एक आपको डायगोनल दिख रहा है और डायगोनल दिखने के बाद यहां पर आपको एक 90 डिग्री के दो लंब दिख रहे हैं, एक जो कि है B और एक है D, जिसको हमने H1 और H2 से यहां पर हमने क्या करा है, यहां पर उसको लिया है। अब जब हम इसका मतलब क्षेत्रफल निकालते हैं तो हम क्या करेंगे, इस चतुर्भुज को दो ट्राइंगल के बीच में क्या कर देंगे, बांट देंगे। जैसे हो पहला हो जाएगा है ना ABC चतुर्भुज क्षेत्रफल और दूसरा ट्राइंगल ADC का क्षेत्रफल। ठीक है, मतलब एक तो हो जाएगा आपका ABC का क्षेत्रफल और एक हो जाएगा ADC का क्षेत्रफल। तो हम तो जानते हैं कि जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, अब देखो दोनों त्रिभुजों के लिए हमारे जो बेस हो रहे हैं ना, मतलब दोनों त्रिभुजों के लिए हमारा जो आधार हो रहा है ना वो एक ही हो रहा है। देखो यह है 1/2 AC H1 और 1/2 AC H2। तो हम क्या करेंगे, जब इसमें से दो चीजें जो एक साथ आ रही हैं 1/2 AC 1/2 AC, इसको ले लेंगे कॉमन और जो अंदर आ रहा है उसको हम ऐसा कैसा लिख देंगे। तो हमारा जो फाइनल जो फॉर्मूला होता है वो ये होगा, हम AC को काय से डिनोट कर रहे हैं, AC को हम D से डिनोट कर रहे हैं। तो यहां पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा, एक सामान्य चतुर्भुज को अगर हमको उसका एरिया निकालना है और अगर आपको कुछ इस तरह का डायग्राम दिया रहता है तो हम उसको निकालने के लिए क्या मेथड लगाएंगे, यहां पर हमने वो देखी। क्या करा, यहां पर उसको दो त्रिभुजों में बांट दिया और उसके बाद एक एक करके त्रिभुजों का एरिया निकाला। अब जब पता था कि दोनों के बीच में एक ही लाइन कॉमन आ रही है, दोनों के बीच में एक ही लाइन कॉमन आ रही है AC, तो हम लोग क्या करेंगे, उस AC और AC को कॉमन लेकर 1/2 D H1 और H2 यहां पे निकाल लेंगे। अब अगर इससे रिलेटेड हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आइए वो देखते हैं। तो चलिए हमारे पास उसका एक अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है कि आकृति 11.11 में दर्शाए गए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर PQRS जो दिया हुआ है, अब यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले PQRS के क्षेत्रफल में आपको यह दिख रहा है कि यहां पर जो QS है वहां पर एक ही लाइन क्या काम कर रही है, मतलब यहां पर क्या है, QS इसके लिए भी आधार है और इसके लिए भी आधार है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल, तो इसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके क्षेत्रफल के लिए हम लोग क्या करेंगे, QRS है ना, त्रिभुज QRS का क्षेत्रफल, QRS का क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस त्रिभुज QPS का क्षेत्रफल, त्रिभुज QPS का क्षेत्रफल, QPS का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब यहां पर आप लोगों ने देखा है कि इस वाले त्रिभुज में, अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो 1/2 बेस कितना हो रहा है, QS। ठीक है, और यहां पर आपका आधार कितना है, मतलब आपकी हाइट कितनी है H1, वो यहां पर कितनी है, ये H1 है। तो यहां पर हाइट आपने कितनी ली, 2.5, तो यहां पर कितना हो जाएगा 2.5। ठीक है, उसके बाद यहां पर सेम इसमें 1/2 है ना, तो यहां पर जो QS है, QS तो आपका वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा QS, और उसके बाद यहां पर जो हाइट H2, यहां पर इसकी हाइट H2 हो जाएगी 1.5। अब देखिए ये हमारा फॉर्मूला वही बन रहा है जो हमने इसके पहले पढ़ा था, तो 1/2 QS और ये हो जाएगा
2.5 प्लस 1.5। अब देखिए यहां पर जो QS है वो QS किसका काम कर रहा है, यहां पर QS जो है वो काम कर रहा है यहां पर लंब का। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो QS है क्या दिया हुआ है, यहां पर QS की जो वैल्यू दी हुई है वो दी है 5.5। ठीक है, जो QS की जो लंबाई दी है मतलब बेस जो दिया है वो 5.5 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1/2 इंटू 5.5 इंटू हम इन दोनों का प्लस करेंगे तो 2.5 और 1.5 का हम लोग कर देंगे प्लस। तो 5 और 5 10 की 0 हासिल का 1 है ना, 2 और 1 3 और 1 4, तो कितना आ जाएगा यहां पर 4। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास एक ही रास्ता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। 5.5 को हम लोग करेंगे 2 से गुणा, तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10 की 0 हासिल का 1, 2 पंजे 10 और 1 11, तो कितना आ जाएगा यहां पर 11 सेंटीमीटर दिया है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा त्रिभुज PQRS का क्षेत्रफल, वो त्रिभुज क्या, हमारा चतुर्भुज PQRS का क्षेत्रफल कितना हो गया, 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो वैसे हमें इतना ही करना है, फॉर्मूला तो वैसे यही होता है 1/2 इंटू डी H1 प्लस H2। आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले से करने का तरीका जो है वो फॉर्मूला आता कैसे है, यहां हमने इसको देखा है। बट ये किन के लिए यूज होगा, ये इस तरह की आकृति आपके लिए जब रहेगी और जब आपको दोनों लंबों के लिए आपके लिए आधार एक ही होगा तो यहां पर वो फॉर्मूला यहां पर यूज होगा। तो ये बहुत ही आसान है, बहुत ही है। तो हमने क्या सीखा, यहां पर हमने एक सामान्य चतुर्भुज का हमने एरिया निकालना मतलब क्षेत्रफल निकालना सीखा, जो कि बहुत ही आसान था। चलिए आगे आते हैं और आगे क्या सीखते हैं हम लोग वो देखते हैं। इसके ही आगे हमें दिया है समचतुर्भुज। देखिए समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समान भुजाओं वाला। ठीक है ना, समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है, समान भुजाओं वाला। तो यहां पर आपको भी एक समचतुर्भुज दिया हुआ है और यहां पर समचतुर्भुज के लिए एक फॉर्मूला यूज किया गया है, वो है फॉर्मूला ये क्या होता है। सबसे पहले देखिए इसको भी हमने क्या करा, जब भी चतुर्भुज निकालेंगे तो उसको मतलब ये फॉर्मूला आया कैसे, हम ये बात करते हैं। हमें हर बार ये काम नहीं करना है, ठीक है, हमें हर बार का ये काम नहीं करना है, हमें डायरेक्ट इसका यूज करना है। अब ये होता कैसे है, आता कैसे है, हम यहां पर बात करते हैं। जब भी आपके सामने समचतुर्भुज की बात होती है तो समचतुर्भुज में क्या होता है, भुजाएं तो क्या होती हैं, वो तो बराबर होती है, बट विकर्ण क्या होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर अगर समचतुर्भुज के लिए बात करेंगे तो यहां पर वो आया कैसे, तो इसको भी दो भागों में बांट लेंगे। तो ये हो जाएगा ACD का क्षेत्रफल और ये हो जाएगा ABC का क्षेत्रफल। तो ACD का क्षेत्रफल और ABC का क्षेत्रफल, तो यहां पर एक लगा बेस इंटू हाइट मतलब आधार गुणा ऊंचाई, और ये भी आधार गुणा ऊंचाई। तो दोनों में आधार क्या है, AC वो हो गए, और ये OB और OD यहां पर आ गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो OB और OD है, OB और OD मतलब OB प्लस OD मिलके क्या बन गया, BD। तो हमने इसको क्या लिख दिया, OB प्लस OD को BD लिख दिया। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आ गया, 1/2 D1 इंटू D2। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो हमें केवल फॉर्मूला लगाना होता है, हमें इतनी सारी प्रोसेस नहीं करना पड़ती है, हमें केवल फॉर्मूला लगाना पड़ता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे, है ना। चलिए अब इससे रिलेटेड हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए अब ये दिया है, एक ऐसा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 8.2 सेंटीमीटर है, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू D1 इंटू D2, ये होता है फॉर्मूला। जैसे हम लोगों ने पहले देखा था, ये देखिए 1/2 D1 इंटू D2 ये फॉर्मूला होता है। हमने केवल इतना ही फॉर्मूला लगाया। अब आप चाहें तो यहां पर एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, यहां पर आप लोग अपनी सहूलियत के लिए डायग्राम बना सकते हो समचतुर्भुज का। ये मैंने समचतुर्भुज का डायग्राम बनाया, यहां पर दोनों विकर्ण, ये हो जाएगा ABCD और ये O, और यहां पर एक विकर्ण जो दिया है, एक विकर्ण की लंबाई दी है 10 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, और एक विकर्ण की जो लंबाई दी है वो 8.2 सेंटीमीटर, तो 8.2 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम यहां पर बताएंगे कि D1 कितना है,
D1 यहाँ पे 10 सेंटीमीटर दिया है और D2 कितना दिया है, D2 दिया है 8.2 सेंटीमीटर। जब भी हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं तो क्षेत्रफल हमारा काय में निकलता है, वर्ग मीटर में निकलता है, ठीक है ना, या वर्ग सेंटीमीटर, मतलब या वर्ग सेंटीमीटर में। बस देखना पड़ता है कि हमको जो यूनिट दी हुई है वो काय में दी हुई है। तो चलिए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 तो 8.2 इंटू 10, ठीक है। तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 8.2 को हम लोग गुणा कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 की 0 हासिल का 1 और 10 की 0 हासिल का 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 1 41, 41 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहां पर देखा आप लोगों ने कि हमारे पास अगर चतुर्भुज होते हैं तो चतुर्भुज का पूरा एरिया निकालने के लिए हमको क्या दिया रहता है, अगर उसके सूत्र अगर हमारे पास हो तो हम इसका आराम से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी प्रॉब्लम के। बस ध्यान रखना है हमको कि हमारा फॉर्मूला और हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके हिसाब से। जैसे समचतुर्भुज की बात होती है, समलंब की बात होती है, तो हमको क्या यूज करना है, कैसे यूज करना है, वो सारी चीजें हमको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, समलंब के आधार के एक खेत का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है, दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 मीटर है और उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई 20 मीटर है। दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए मान के चलिए ये समलंब खेत है। अब वो समलंब खेत जो होता है वो ये समलंब खेत है, एक तरह से ये समलंब खेत है ना। अब ये समलंब खेत में हमें दिया है A, B, C और D। तो यहां पर हमको जो दिया है इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है 480 मीटर स्क्वायर। उसके बाद दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, मतलब ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हमें दिया है 15, ठीक है। और उसके बाद यहां पर उनमें से एक समांतर भुजा की लंबाई, 20 मीटर है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ये वाली भुजा के बारे में बात करना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, मतलब हमें क्या करना है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। तो आप चाहो तो माना दूसरी समांतर भुजा x है, हल लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, माना दूसरी समांतर भुजा क्या है, x है। माना दूसरी समांतर भुजा क्या है, x है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है, वह होता है 1/2 दोनों समांतर भुजाओं का योग, मतलब AB प्लस DC और गुणा में जो ऊंचाई दी है, मतलब ऊंचाई को हम काहे से बताएंगे, DA से, ठीक है। आप हाइट भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, DA, ठीक है। यहां पे लिख दो AD, ठीक है। तो 1/2 और यहां पर AB और AB दिया है 20 प्लस ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 15 और यहां पर समांतर समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है 480। अब क्या करें, अब हमारे पास क्या करेंगे, x को इधर ही रखकर बाकी सारी चीजों को ज्यादातर कोशिश करेंगे उधर ले जाएं। तो देखिए इसका गुणा हो जाएगा 480 गुणा 2, ये 15 आ जाएगा नीचे। अब यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा 20 प्लस x। अब देखो क्या कैंसिल हो सकता है, क्या 15 से 480 कैंसिल हो जाएगा, चलो करके देखते हैं। 15 480, 15 एकम 15, 15 तिया 45, ठीक है। 3 बचा, 15 दूनी 30, तो 15 से ये कैंसिल हो गया कितनी बार, 32 बार। और 32 दूनी कितना होता है, 2 दूनी 4, 32 दूना 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 124। तो ये हो जाएगा 124 बराबर 20 प्लस x। अब 20 को इधर लेके आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 124 माइनस 20 बराबर x, ठीक है। तो x निकल के आएगा, तो 124 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 104, तो हो जाएगा 104 बराबर x।
तो यहां पर एक जो हमारे पास जो एक लाइन निकल के आएगी वो कितनी हो जाएगी, 104 सेंटीमीटर। देखो एक बार फिर से बता देते हैं करा क्या हमने, हमें 480 सेंटीमीटर दिया हुआ था दो का है ना, और ये होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना। तो यहां पर एक जो है ए बी वो 20 है, डी सी एक्स मान लिया हमने, और ये 15, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, 2 को इधर ले गए और 15 को नीचे लेकर आ गए, क्योंकि गुणा में था तो भाग में आ गया। 15 से 480 को हमने कैंसिल किया, तो 15 को जब हमने 480 से कैंसिल किया, तो जब 15 को 480 से कैंसिल करने पे हमारा कितना आया था, देखिए ये है 480, तो 15 तिया 45, ठीक है। यहां बचा 3, 15 दूनी 30, कितना आ गया, 32 आ गया। अब 32 का जब 2 में गुणा किया तो 32 गुणा 2, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6। हाँ देखो आई मिस्टेक पकड़ में, ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा 64 माइनस 20 बराबर x। 64 में से 20 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 44, ठीक है। कितना आ जाएगा, 44, मतलब x बराबर 44 सेंटीमीटर। तो ये x की वैल्यू, मतलब एक भुजा 44 से एक भुजा कितनी हो गई, 20, तो दूसरी हो जाएगी 44 मीटर। तो इस तरह से हमें जो क्वेश्चन दिया हमने उसका सॉल्यूशन किया, और सॉल्यूशन करने के बाद हमने देखा, और एक बार चेक भी कर लिया करो, जैसे मैंने चेक किया आप लोग भी चेक किया करो कि हमसे क्या मिस्टेक हो गई, हो जाती है पर एक बार चेक करना जरूरी होता है। क्योंकि क्या होता है कि हम लोग कभी इन्वॉल्व इतना हो जाते हैं कि छोटी छोटी चीजें हम लोग बिल्कुल ध्यान में रखना ही चाहिए, क्योंकि और हाँ एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए कि हमारा बिल्कुल ठीक आया है, तो हम लोग बिल्कुल श्योर हो जाते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। क्योंकि अब अगर देखो कभी कभी क्या होता है, आंसर की चेक करना भी आना चाहिए। अब मान के चलिए, अब मैं ये तो आपने कर लिया, आपका एक 44 आ गया। अब मान के चलिए अगर आपके पास ऐसा आए कि अब आपको श्योर करना है कि मेरा आंसर ठीक है कि नहीं है, तो अपन एक काम करते हैं, यहां पर x की जगह रख देते हैं 44, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 44 और 20, ये हो जाएगा 64, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 64, और ये गुणा में 15। चलिए कैंसिल कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। अब 32 का आप 15 में गुणा कर दीजिए, 32 का 15 में गुणा कर दीजिए, तो 15 दूनी 30 की 0 हासिल का 3, 15 तिया 45, 46, 47, 48, 480 आ गया 480। तो ऐसे करते हैं हम लोग और अपने आंसर की भी जांच कर लेते हैं। इसलिए हम आपको हर तरीके से समझाते हैं ताकि आपको अपने आंसर को भी पता करना आना चाहिए कि भाई हमारा आंसर ठीक आया है कि नहीं आया है। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, अगले क्वेश्चन में दिया है एक सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर है, यदि विकर्ण में से एक विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो ये है सम चतुर्भुज, ये हमारा सम चतुर्भुज है ना। अब ये सम चतुर्भुज में जो विकर्ण दिए हुए हैं, ये हमें ये दिया है ए, ये दिया है बी, ये दिया है सी, ये दिया है डी। तो एक विकर्ण जो दिया है हमको वो दिया है 16 सेंटीमीटर का, एक विकर्ण दिया है वो दिया है 16 सेंटीमीटर का, और एक विकर्ण की लंबाई हमको निकालना है। तो हम दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करेंगे, तो हम लिखेंगे माना दूसरा विकर्ण, माना दूसरे विकर्ण की लंबाई x है। माना दूसरे विकर्ण की लंबाई x है, तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2, ये होता है सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब हमें सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल ऑलरेडी दिया हुआ है 240, 1/2। एक विकर्ण हमने एक विकर्ण था 16, दूसरा विकर्ण को मान लिया हमने x। तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 2 8 16। अब 8 को नीचे ले आओ तो 240 बटा 8 बराबर x, 8 या 24 30, तो x बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो दूसरे विकर्ण की जो लंबाई कितनी हो गई
वो 30 सेंटीमीटर हो गई। तो इस तरह से हमने अपना आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। और पता है क्यों कर रहे हैं? केवल हमें फॉर्मूले बहुत अच्छे से पता है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया। तो आइए आप लोग भी इस तरह से क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, बने रहिए मेरे साथ। और कौन कौन से इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिनको हम सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसके अंदर सबसे अच्छी समझने वाली बात क्या है, अब देखिए इसमें MNOPQR एक षटभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 5 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी हर एक भुजा, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। हर एक भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और उसके बाद यहां पर मुझे क्या दिया हुआ है? यहां पर मुझे बताया है कि अमन और रिधिमा ने इसे दो विभिन्न प्रकार से विभाजित किया। मतलब क्या है कि रिधिमा ने इसको ऐसे विभाजित किया और अमन ने इसको ऐसे विभाजित किया, और विभाजित करने के बाद दोनों का आंसर में क्या फर्क आया या दोनों के आंसर क्या हुए। मतलब एक तरह से देखा जाए कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की दो मेथड है। तो इस दो मेथड को एक ने रिधिमा ने सॉल्व किया और एक अमन ने सॉल्व किया, और इसका एक पूरा कंप्लीट डायग्राम ये है। अब आप इसका यूज करके इसको कैसे सॉल्व करोगे और इसको कैसे मतलब अपने तरीके से इसको खत्म करोगे, तो बस यही दिया हुआ है। रिधिमा एक, अमन और एक। यहां पर तो एक तरह से देखा जाए तो इस विधि को अलग अलग विधि से करने के लिए हमें यहां पर नाम दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे, चलिए हल में करते हैं रिधिमा की विधि। हल में सबसे पहले करते हैं रिधिमा की विधि। ठीक है, अब रिधिमा की जो विधि है उसने क्या करा है? रिधिमा ने हमारे षटभुज को दो भागों में विभाजित किया है। अब देखो यहां से यहां तक का जो षटभुज की जो लंबाई है वो है 11, और ये जो दिया है वो दिया है 8। ठीक है, तो मतलब रिधिमा ने जब इसको ऐसे डिवाइड किया तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा, और ये 5, ये 5। ठीक है, और ये जो है, अब देखो यहां पर एक बात समझने की है कि यहां पर देखो ये भी 5 है, ये मतलब हमें अगर त्रिभुज निकालना है, यहां पर फिर से देखते हैं, है ना। तो रिधिमा ने जब इसको सॉल्व किया तो ये हमारा है और ये भी है। मतलब यहां से यहां तक ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 है, क्योंकि ये भी कितना था? ये भी हमें यहां पर 8 दिया हुआ है। देखिए यहां पर ये भी हमें 8 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, ये 8 है, तो ये भी 8 हो जाएगा और ये भी 8 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद बात क्या आती है? अब उसके बाद बात आती है कि भाई ये जो है, ये और ये, मतलब त्रिभुज का अगर मुझे फॉर्मूला लगाऊंगा तो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो 8 आ गया, बेस कितना आ गया? बेस तो 8 आ गया। अब ये हाइट जो है वो कैसे निकलेगी? ये हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे और ये वाली हाइट के लिए हम लोग क्या करेंगे? मतलब ये वाली हाइट और ये वाली हाइट, उसके लिए क्या करेंगे? तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज। त्रिभुज MNQ में, या ऐसा कर लो त्रिभुज MNQ में। त्रिभुज MNQ में अब देखो आपको इसमें दो त्रिभुज और एक चतुर्भुज दिख रहा है। अगर मैं दोनों त्रिभुजों को, दोनों त्रिभुज में से एक त्रिभुज में निकाल दूं और एक में 2 का गुणा कर दूं तो ये दोनों त्रिभुज निकल जाएंगे। उसके बाद जो चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, ये लगा दूंगा तो चतुर्भुज निकल जाएगा। लेकिन अब मतलब और तीनों को प्लस कर दूंगा तो ये समझ लीजिए कि इस षटभुज का क्या निकल जाएगा? पूरा, इस षटभुज का पूरा एरिया निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है यहां पर, चूंकि हमको क्या दी हुई है? सारी भुजा, ये भी 5 है ना, ये भी 5 है, ये भी 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। ठीक है, तो अब हमें लंबाई निकालना है। तो लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? हमें यहां से यहां तक की लंबाई कितनी दी है? 11। पूरी का लंबाई कितनी दी है? 11। तो अब 11 जो है यहां पर मतलब ये है 5, ये है 5, क्योंकि ये भी 5 और ये भी 5। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे? यहां पर देखिए अब लॉजिक कहां छुपा हुआ है?
लॉजिक पूरा इधर छुपा हुआ है कि ये पूरा जो 11 और 5 के बीच में, देखो हमें यहां से यहां तक तो 5 है, ठीक है, तो ये जो है ना ये हो जाएगा 3, यहां से यहां तक हो जाएगा आपका 3 और यहां से यहां तक हो जाएगा आपका 3, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, देखो 5 और 3 8 और 3 11, तो मतलब ये जो लंबाई है ना ये कितनी निकल जाएगी आपकी 3, ये आपका निकल जाएगा 5 और ये भी निकल जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो यहां पर जो विधि है अब हम उसकी बात करते हैं, तो चलिए विधि पे आते हैं। तो क्या होता है 1/2 बेस, ठीक है। तो यहां पर ये जो हो जाएगा आपका बेस इंटू हाइट, मतलब आपका बेस कितना हो जाएगा, बेस है 8 और हाइट कितनी हो जाएगी आपकी 3, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 2 चौको 8, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12। अब देखो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज ये दोनों एक ही है, तो हम क्या करेंगे, हम लोग निकालेंगे त्रिभुज RQP का क्षेत्रफल, त्रिभुज RQP, तो RQP का क्षेत्रफल, तो RQP के क्षेत्रफल ये भी कितना निकल जाएगा 12, ठीक है ना, ये वाला 12 निकल गया 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद यहां पर अब आती है चतुर्भुज की बारी, चतुर्भुज P या RPOM में, चतुर्भुज RPOM या MORP जो भी है वो ले लो, ठीक है। अब यहां देखो MN या MORP ऐसा जो भी त्रिभुज ले लो, तो उसमें एक चतुर्भुज ले लो, तो उसमें क्या हो जाएगा, यहां पर लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई आपकी हो जाएगी 8 और चौड़ाई हो जाएगी 5, तो 8 पंजे 40 सेंटीमीटर ये। तो अब हम निकालेंगे षटभुज MNOPQR का क्षेत्रफल, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इनको और इनको कर देंगे प्लस, ठीक है, मतलब इन तीनों को प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 40 प्लस 12, है ना। इसका क्षेत्रफल कितना निकला, इसका क्षेत्रफल निकला 12 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल निकला 40 सेंटीमीटर और इसका भी निकला 12, तो 12 40 12, तो 2 और 2 4, 4 और 1 5 और 1 6, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्षेत्रफल निकला था, तो ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में भाई, क्योंकि क्षेत्रफल निकलता है तो वर्ग सेंटीमीटर में, ठीक है। तो हमारा आंसर भी 64 आ गया। अब हम लगाते हैं अमन की विधि, किसकी विधि लगाते हैं, अमन की विधि लगाते हैं। तो चलिए अमन की विधि में क्या करना है, अब बात आती है रिधिमा की विधि, समझ में आई अच्छे से। अब रिधिमा की विधि के बाद अब करेंगे अमन की विधि। देखिए अमन ने क्या करा, अब यह है अमन की विधि, ठीक है, सेकंड विधि है अमन की विधि। अमन की विधि, अब अमन की विधि में अमन ने क्या करा, इसको बीच में से बांट दिया, तो अब हमारे पास दो समलंब चतुर्भुज बन गए, है ना। अब दो समलंब चतुर्भुज बन गए। अब देखो समलंब चतुर्भुज में ये जो था, ये वाली जो लाइन थी, इसकी पूरी लेंथ कितनी थी, वो थी 11, ठीक है, और ये थी 5, ठीक है, ये थी 11 ये थी 5 और यहां से यहां तक थी पूरी 8, ठीक है। तो ये 4 4 में डिवाइड हो जाएगी, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 4, ठीक है। यहां से यहां तक ये थी 11, ठीक है, और उसके बाद और ये था 5, ये कितना था, ये था 5, ठीक है। अब हम बात करेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज जो भी है हमारा, जो भी आ रहा है हमारा समलंब चतुर्भुज, उस पे आते हैं, ठीक है। समलंब
समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज क्या है? आर एम एन ओ क्यू, आर एम एन क्यू में, समलंब चतुर्भुज आर एम एन क्यू में क्या होता है? 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब दोनों समांतर भुजाएं कौन कौन सी है? आर एम प्लस क्यू एन इंटू ऊंचाई। ठीक है, अब देखो, अब 1/2 गुणा आर एम कितना है? आर एम आपका है 5 और क्यू एन कितना है? 11 और ऊंचाई कितनी है? 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा 16, 11 और 5 16 और 16 दूनी 32। ठीक है, अब देखो ये तो निकल गया 32, ये तो निकल गया 32, उसको ही डबल कर दो तो किसका निकल जाएगा? समलंब चतुर्भुज PONQ का। ठीक है, उस क्या निकल जाएगा? समलंब चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज PONQ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इसके अंदर भी सेम चीजें रहेंगी, तो ये भी कितना आ जाएगा? 32 आ जाएगा। और जब हम पूरा सबको प्लस कर देंगे, मतलब कौन सा षटभुज निकालेंगे? MNOQP ये वाला, तो हम 32 + 32 कर देंगे तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। तो दोनों विधि, चाहे वो रिधिमा की विधि से करें चाहे वो अमन की विधि से करें, दोनों तरफ हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। बिल्कुल ठीक तरीके से सॉल्व करोगे तो वो आ जाएगा। मतलब एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि रिधिमा की जो विधि है और अमन की जो विधि है, ये रिधिमा और अमन तो सिर्फ एक कहने के लिए दिया है, बट ये है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हम उसको डिवाइड करके कितने तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं, बस ये बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अब आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अब यहां हमारे चालू हो जाती है हमारी एक्सरसाइज, मतलब प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन। अब 11.2 के क्वेश्चनों में अब यहां से हम लोग क्वेश्चन करना करते हैं सॉल्व। क्या है? एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, मतलब ये ऊपरी पृष्ठ है, इसका आकार समलंब जैसा है, ये समलंब है। ठीक है, और बोला क्या है? यदि इसकी एक समांतर भुजा 1 सेंटीमीटर 1 मीटर और 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी 1.8 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हल, हम लिखेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2, दोनों को प्लस करो, 1 + 1.2 और गुणा हाइट कितनी है? 0.8। ये सब क्या है? ये सब मीटर में है। ठीक है, अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1.2, तो ये हो जाएगा 2.2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 2.2 गुणा 0.8। अब आप चाहो तो आप यहां पर पॉइंट हटा के नीचे 0 भी बढ़ा सकते हो। कैसे? यहां हो जाएगा 10 और यहां भी हो जाएगा 10। ठीक है, अब देखो ये कितना हो जाएगा? 2 एकम 2, 2 चौको 8। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब नीचे कितना आ गया? नीचे आ गया 22/25। कितना आ गया? 22/25। अब 22/25 को हम लोग क्या करेंगे? 22/25 को दे देंगे भाग, तो यहां आ जाएगा 25 और यहां 22, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लो, पॉइंट लगाओ, 0 बढ़ा लो, 22 अट्ठे 200, फिर 22 अट्ठे 200,
वो 25 अट्ठे, सॉरी 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200। तो हमारे पास आंसर कितना निकल के आया, 0.88 मीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, जो कि बहुत इजी सॉल्व हो गया। ठीक है, सूत्र होता है याद, तो हम लोग क्वेश्चनों को आसानी से कर लेते हैं सॉल्व बिना किसी दिक्कत के। बस ध्यान होना चाहिए कि हम लोग क्वेश्चन जो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, प्लस माइनस जोड़ घटाना या जो भी हम लोग पॉइंट से कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, एक समलंब क्षेत्र 34 सेंटीमीटर का है और इसकी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। समांतर चतुर्भुज में से एक की 10 सेंटीमीटर लंबाई है, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। मतलब एक समलंब का क्षेत्रफल, समलंब की बात होती है तो समलंब जो होता है ना वो कुछ इस तरह से ही होता है, ध्यान रखना, ये होता है समलंब। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, इसका पूरा क्षेत्रफल दिया है, वो दिया है 34 सेंटीमीटर और मुझसे बोला है कि इसकी ऊंचाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है और क्या बोला है कि इसकी समांतर भुजाएं जो है ना वो एक है 10 सेंटीमीटर और अगली की मुझे निकालना है, मतलब एक भुजा मुझे निकालना है। तो चलिए क्या होता है हम जानते हैं, अतः समलंब का क्षेत्रफल हल। हम लोग के माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई x है, माना दूसरी समांतर भुजा की लंबाई x है। ठीक है, अतः समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल, अतः समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। मतलब एक जो दी है 10, दूसरी को मान लेंगे x गुणा में 4। क्या दिया है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई दी हुई है ना। आप चाहो तो सबसे पहले यहां पे फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, 1/2 a प्लस बी गुणा h। ठीक है, अब क्योंकि दिया है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 34 दिया हुआ है, 1/2, एक दी है हमें 10, दूसरी को मानी हमने x गुणा 4। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 को नीचे ले आओ तो 34/2 और 10 प्लस x। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 10 17 माइनस 10 बराबर x। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो हमारी जो दूसरी भुजा आ गई तो ये जो है वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व किया और दोनों भुजा निकाल ली। और जैसा कि मैंने बताया, क्या भाई हम लोग अपने आंसर की जांच कर सकते हैं, तो आप यहां पर 7 रखिएगा और 7 रखने के बाद अगर आपका 34 आ जाए तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम चाहें तो रफ में एक उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। यह है 34 और यहां पर है 1/2 और यहां पे 10 प्लस 17 गुणा में 4, तो 2 दूनी 4 हो गया। यहां हो जाएगा 27 गुणा 2, 2 सत्ते 14 की 4 हासिल का 1, 2 दूनी 4 और 1 सेकेंड, 17 नहीं 7। ठीक है, ये है 7, तो ये हो जाएगा 17 और 2 7, 17 दूनी 34। तो हमने एक उत्तर की जांच कर ली, तो यहाँ पर हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया और हमने देख भी लिया कि भाई उत्तर की जांच करने पे हम बिल्कुल सही हैं। तो बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है, एक समलंब के आधार के खेत ABCD की बाड़ की लंबाई, मतलब यहां पर एक बाड़ दी हुई है, ये बाड़ है, मतलब इस खेत के आसपास एक बाड़ लगी हुई है जिसकी लंबाई कितनी दी हुई है, जिसकी लंबाई दी हुई है 120 मीटर। यदि BC कितना है, यदि BC है 48 मीटर। ठीक है, और CD जो है वो 17 मीटर।
ठीक है। उसके बाद AD जो है वो 40 मीटर, और उसके बाद तो खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमको सबसे पहले AB की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगी। क्या ज्ञात करना पड़ेगी? सबसे हमें AB की लंबाई ज्ञात करना पड़ेगी। अब देखो AB की लंबाई ज्ञात करने के लिए जब हमें पता है कि ये बाड़ की लंबाई है, तो जाहिर सी बात है कि ये जो खेत का परिमाप दिया हुआ है, हल खेत का परिमाप दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे अतः खेत का परिमाप खेत का परिमाप। तो क्या हो जाएगा? इन सबको अपन क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है। तो AB BC CD AD बराबर 120। ठीक है। AB तो हमको पता नहीं है। ठीक है। BC कितना है? 48। CD कितना है? 17। AD कितना है? 40 बराबर 120। अब हम क्या करेंगे? 48, 17 और 40 इन सबको कर देंगे प्लस। तो 8 और 7 होता है 15, 15 की 5, हासिल का 1 है ना। ये कितना हो जाएगा? 4 और 4 8, 9 और 10 105। तो AB बराबर हो जाएगा AB 105 और 120। ठीक है। अब क्या करेंगे? AB जो है वो हो जाएगा 120 माइनस 105। तो 120 में से 105 को माइनस कर दो, तो 10 में से 5 गए, 5 बचा। यहां हो गया 1, 2 में से 1 गया, 1 बचा। तो AB कितना आ गया? 15 मीटर। देखिए अब यहां पर हमारा निकल गया AB भी, तो हाइट हमारी निकल गई। ठीक है। अब लगाएंगे हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है। समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 AB AD प्लस BC गुणा में AB। ठीक है। ये होता है फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1/2 AD कितना है? AD 40 प्लस 48 और AB कितना है? 15। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? 40 और 48 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 8 और 4 और 4 8 गुणा में 2 15। ठीक है। अब हम क्या करेंगे? ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 चौको 8, तो 44 गुणा 15। ठीक है। अब 44 गुणा 15 करेंगे, गुणा 15 करेंगे तो 15 चौको 60 की 0 हासिल का 6, 15 चौको 60 और 6 66। तो कितना हो जाएगा? 660 मीटर स्क्वायर, जो कि बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। और उसके बाद हमको क्वेश्चन में जो पूछा था हम उसके अकॉर्डिंग आंसर लेकर आए, है ना। हमें करना क्या था क्वेश्चन में? सबसे पहले हमें एक फील्ड दी थी जिसका एरिया था वो समलंब था। यहाँ पर हमें उसकी लंबाई जो AB जो लंबाई नहीं दी हुई थी, लेकिन हमें उसका परिमाप दिया हुआ था। तो परिमाप 120 था। यहाँ हमने सबको प्लस करके 120 से माइनस कर दिया, तो हमें AB पता पड़ गया, हाइट पता पड़ गई। अब हमने क्या करा? समलंब चतुर्भुज का क्या निकाला? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाला, जिससे हमारा आंसर बहुत अच्छे से आ गया। चलिए आइए अपने अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? एक समचतुर्भुज आकार के खेत का विकर्ण 24 मीटर है और शेष सम्मुख शीर्षों इस विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 13 मीटर हैं। खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर एक चतुर्भुज है, तो यहां पर हम लोग इसको नेमिंग कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका A B C और D। ठीक है। तो यहां पर एक विकर्ण हो जाएगा। अब देखिए हमने एक इस तरह का क्वेश्चन एक अपने एग्जाम्पल में भी किया था। तो क्या हो जाएगा? हल चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या निकालेंगे? चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 इंटू
एक दोनों के बीच में देखो AB जो AC जो विकर्ण है वो इस पे भी लंब है और दोनों के बीच में एक ही लाइन है जो बेस में आ रही है। कौन सी लाइन? AC गुणा इसको ले लेंगे हम H1 और इसको ले लेंगे हम H2, H1 प्लस H2। ठीक है, तो AC को ले लेंगे हम D, AC जो काउंट होता है वो D में काउंट होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 1/2 इंटू डी और ये हो जाता है H1 प्लस H2। तो आपका जो D कितना है हमें दिया है 24, H1 मतलब 8 प्लस 13। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, 24, 13 और 8 21, 13 और 8, 8 और 3 11 की एक हासिल का है 21। देखिए अब हम करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 12 और 21 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 गुणा 21, तो 2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो हो जाएगा 2, 5 और 2, 252 सेंटीमीटर, क्या 252 मीटर स्क्वायर। ये हो गया आंसर जो कि बहुत आसानी से हमने निकाल लिया। तो चलिए देखा आप लोगों ने हमें क्या दिया हुआ था क्वेश्चन में, हमने कैसे इसको सॉल्व किया, सारी चीजें हमारे पास हैं, बस हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए, हमारे क्वेश्चन अपने आप क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है, कैसे सॉल्व करना है, वो सारी ट्रिक्स हमें पता हो तो बस हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे और सॉल्व करने के लिए हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, किसी समचतुर्भुज के विकर्ण, क्या दिए हुए हैं, किसी समचतुर्भुज का 7.5 वो 12 है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लिखेंगे अतः हल में समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। यहां पे d1 कितना है 7.5 और d2 कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चलिए रख देते हैं 1/2 7.5 इंटू 12। ठीक है, अभी कितना हो जाएगा 2 छंग 12। ठीक है, अब 7.5 गुणा 6 करेंगे तो 6 पंजे 30 की 0 हासिल का 3, 6 7 42, 43 44 45, 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र ये होता है। ठीक है, ये होता है, तो उसका सूत्र भी आ गया और हमने सूत्र से आंसर भी निकाल लिया, गुणा किया, कैंसिल किया, देखा क्या आंसर आ रहा है, हमारा आंसर बहुत आसानी से आ गया। तो देखा हम लोग किस छोटी छोटी चीजों का यूज करके अपने क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे हैं और हम लोग ये भी देखते जा रहे हैं कि क्वेश्चन में सूत्र क्या एग्जैक्टली यूज होगा और हम अपने आंसर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो इसी तरह से आप लोग भी करिए, क्वेश्चन बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आगे आते हैं, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। यदि एक विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है तो दूसरे विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी भुजा 6 सेंटीमीटर है और शीर्ष लंब 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल अगर ये निकाल लेंगे पहले तो फिर हमें एक विकर्ण की लंबाई निकालना आसान हो जाएगी। तो हो जाता है भुजा गुणा शीर्ष लंब। भुजा कितनी थी 6, शीर्ष लंब कितना था 4, तो हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया समचतुर्भुज का क्षेत्रफल।
अगर अब फिर से हम लोग लगाएंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, क्या होता है 1/2 d1 इंटू d2। तो यहां पर हमें एक विकर्ण तो दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, दूसरा विकर्ण हमें नहीं पता। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया 24, 1/2, यहां लिखेंगे d1 की जगह 8 और d2 की जगह खाली रहने देंगे। तो ये जाएगा 2 एकम 2, 2 चौको 8, 4 को नीचे ले आओ तो 24/4 d2, तो 4 छक्का 24, तो d2 कितना आ गया, d2 आ गया 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से यहां पर हम लोगों ने देखा कि सॉल्व करने पे आंसर क्या आया और उसके बाद यहां पर d1 और d2 क्या आया। तो इस तरह से हम अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे और इजीली हम अपने आंसर को निकाल लेंगे। ठीक है, तो बहुत इजी और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जिनको हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। क्या दिया हुआ है, देखिए अगला दिया हुआ है, किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्सें हैं। मतलब एक भवन है जिसके फर्श पे 3000 टाइल्सें हैं, किसके आकार की, समचतुर्भुज के जैसी, और इनमें प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो टाइल्स उसके अंदर लगी है हम लोग उसका एरिया निकाल लेंगे, मतलब समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, है ना, या समचतुर्भुज के आकार की टाइल्सें या टाइल्सों का क्षेत्रफल। ठीक है, क्या होता है 1/2, एक विकर्ण जो हमें दिया है यहां पर d1 दिया है 45 और d2 दिया है 30। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 45 इंटू 30। ठीक है, ये हो गया। अब आप इसको सबसे पहले इसको कर लो सॉल्व, तो ये हो जाएगा 30 से कैंसिल हो जाएगा 15 से। ठीक है, 5 एकम 5, वो 30 से कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 पंजे 10। अब 45 और 15 का गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 चौको 60, 60 और 7 67, कितना हो गया 675 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो अब कितनी है, अब ये तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकल गया। अब सबसे पहले टाइल्सें हैं कितनी, देखो किसी भवन में फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्सें हैं। ठीक है, अब देखो 3000 टाइल्सें हैं और इनमें प्रत्येक के विकर्ण 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर की लंबाई के हैं। तो अब हम लिखेंगे यहां पर अतः टोटल टाइल्स हैं। ठीक है, अतः यहां पर लिखेंगे अतः टाइल्सें पूरे भवन में टाइल्स हैं, अतः। ठीक है, देखो हमने ये टाइल्स का एरिया निकाल लिया और उसके बाद जो भी टाइल्स निकलेंगी उसका गुणा हम किससे करेंगे, 3000 से, है ना। तो देखो उसके लिए हम लिखेंगे क्या, थोड़ा समझिए। क्या है कि किसी भवन के फर्श में समचतुर्भुज के आकार की 3000 टाइल्सें हैं, 3000 टाइल्सें हैं। अब एक टाइल्स जो है, एक टाइल्स का एरिया 675 है, तो 3000 टाइल्स का कितना हो जाएगा, तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अतः हम लोग लिखेंगे अतः पूरी टाइल्सों का एरिया या पूरे फर्श का एरिया। ठीक है, अतः पूरी टाइल्स का एरिया लिख लेते हैं। देखो जो चीजें लिख रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, है ना। मतलब क्या है
कि ये तो हमारी एक टाइल्स का एरिया निकल गया है ना, मतलब ये जो एक टाइल्स का एरिया निकल गया, तो 3000 टाइल्सों को कितना एरिया निकलेगा, हम उस तरह से कहेंगे। अतः 3000 टाइल्सों का एरिया, 3000 टाइल्सों का क्षेत्रफल, तो 675 गुणा 3000, ठीक है। तो ये 3 जीरो तो 3 जीरो ही आ जाएंगी, 5 तिया 15 की 5 हासिल का 1, 3 सत्ते 21, 7 तिया 21 और 1 22 की 2 हासिल का 2 है ना, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 6 तिया 18, 19 20, ठीक है। ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब यहां पर समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि हमारा जो पॉलिश कराना है वो एरिया वर्ग मीटर में कराना है। काय में कराना है, वर्ग मीटर में कराना है। देखो वर्ग मीटर लिखा हुआ है, प्रति वर्ग मीटर, वर्ग मीटर में, तो मुझे इसको वर्ग मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसको वर्ग मीटर में चेंज करने के लिए कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, तो 1 वर्ग मीटर 1 मीटर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग चेंज कर देंगे मीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, 202500 का हम लोग कर देंगे 1 2 3 4 मीटर। ये मीटर स्क्वायर में मैंने इसको बदल दिया, तो ये भी मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग मीटर स्क्वायर में बदल देंगे। अब मीटर स्क्वायर में बदल देंगे तो ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0, ये भी 0 से 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गया। मेरे पास आंसर कितना आया, 202.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ये भी वर्ग मीटर है, ये भी वर्ग मीटर है। अब क्या बात करी है, अब 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श की पॉलिश कराने का व्यय, ठीक है। तो एक टाइल्स को पॉलिश कराने का व्यय है 4 रुपए, ठीक है। तो 2.5 टाइल्सों को मतलब इसको गुण, मतलब अगर हमारे पास देखा जाए तो 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस टाइल को पॉलिश करते हैं, तो इस प्रति वर्ग मीटर से पॉलिश करने में कितना खर्चा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका कर देंगे इससे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो चलिए अब यहां तक तो हम इसको मिटा देते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। हम लिखेंगे एक टाइल्स को पॉलिश करने का व्यय, ठीक है। एक टाइल्स को पॉलिश करने का व्यय कितना है, 4 रुपए प्रति वर्ग, 4 रुपए प्रति वर्ग। तो 202.5 मीटर स्क्वायर को पॉलिश करने का व्यय तो कितना हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 202.5 गुणा 4। तो 4 पंजे 20 की 0 हासिल का 2, 4 दूनी 8 और 2 10, 10 की 0 हासिल का 1, 4 दूनी 8, ठीक है। तो 1 के बाद लगा है तो 810 रुपए, ठीक है। बहुत आसान था, है ना, इजीली हमने सॉल्व कर लिया। बस क्वेश्चन में किया क्या था, क्वेश्चन में ये दिया था कि भाई किसी भवन में फर्श में समचतुर्भुज की 3000 टाइल्स लगी हुई हैं। तो हमने सबसे पहले एक टाइल्स का एरिया निकाला, तो 3000 टाइल्स का क्या एरिया होगा वो हमने निकाल लिया। फिर हमने देखा कि 4 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से इस फर्श को पॉलिश किया जाता है, ठीक है। तो एक टाइल्स को पॉलिश करने का व्यय क्या था, 4 रुपए। और उसके बाद जब हमने इतने वर्ग मीटर को पॉलिश करने का व्यय कितना था,
तो यहां पर हम लोग इसको सॉल्व कर लिया, गुणा कर दिया, आसानी से आंसर आ गया। बस ध्यान रखिए कि क्वेश्चन के अंदर दिया क्या हुआ है उसके हिसाब से हमें सॉल्व करना है। चलिए आगे आते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, मोहन एक समलंब आकार का एक खेत खरीदना चाहता है। इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के साथ समांतर है। ठीक है, मतलब ये वाली सड़क की और नदी की जो है क्या लिखा है, समांतर है। ठीक है, मतलब नदी के साथ वाली भुजा के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है। ठीक है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, यदि इस खेत का क्षेत्रफल 10,500 मीटर स्क्वायर है और दो समांतर भुजाओं के बीच का लंबवत दूरी 100 मीटर है, ठीक है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना। तो देखो हमें क्या करना है, नदी के साथ वाली मतलब हमको नदी के साथ वाली भुजा, नदी के साथ वाली जो भुजा है इसकी लंबाई हमें निकालना है। और देखो क्या दिया हुआ था कि इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा सड़क के साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है, मतलब ये दुगनी लंबाई की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमको क्या निकालना है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। हल में लिखेंगे माना नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई x है। कितनी है, x है। अब समलंब का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2। देखो यहां पर हमें बोला था कि अगर यहां पे ये वाली समझाई और लंबाई में दुगनी है, अगर एक लंबाई अगर x है तो दूसरी की लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगनी, तो ये हो जाएगी दुगनी। ठीक है, और ऊंचाई कितनी थी, 100। ठीक है, ऐसा देखो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा, इस खेत की नदी के साथ वाली भुजा समांतर है। ठीक है, साथ वाली भुजा के समांतर है और लंबाई में दुगनी है, और लंबाई में क्या है, दुगनी है। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना, हमें क्या करना है, तो नदी के साथ वाली भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो नदी के साथ वाली जो भुजा है इसकी लंबाई ज्ञात करना है, तो हमने उसको मान लिया x, और जो भी अगली भुजा है वो उसकी दुगनी है तो वो हो जाएगी 2x। ठीक है, अब हमें जो क्षेत्रफल दिया था वो दिया था 10,500, 1/2 गुणा ये हो जाएगा 3x गुणा ये हो जाएगा 100। 100 को नीचे ले आएंगे तो ये हो जाएगा 105, ये 2 नीचे और 100 इधर, और 3x को यहीं रखिए, 2 0 से 2 0 चला गया। ठीक है, अब 3 को भी नीचे हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा 105 गुणा 2/3 बराबर x। तो 3 तिया 9, 3 से आराम से कट जाएगा 105। कितनी बार में देखो 105 हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35। तो 35 दूनी हो गया 70, x का मान हो गया 70, मतलब नदी के पास वाली जो भुजा है वो हो जाएगी 70, और जो दुगनी है वो कितनी हो जाएगी, 2x बराबर 70 गुणा 2 मतलब 140 मीटर। ठीक है, ये थी 2x और ये थी x, तो ये हो जाएगी 140, ये हो जाएगी 70। तो इस तरह से हमने अपने क्वेश्चन को सॉल्व किया और बहुत आसानी से हमने इसका आंसर भी निकाल लिया। बस लॉजिक्स क्लियर हो तो हम सब चीजें बहुत आसानी से कर सकते हैं, और लॉजिक अगर क्लियर नहीं होते हैं
तो हमें हमेशा दिक्कत आती है क्वेश्चनों को सॉल्व करने में। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, आपके 4 मार्क्स से कम क्वेश्चन नहीं है, तो इसलिए आप लोग इनको अच्छे से करिए, बढ़िया करिए, आपको सब अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, यहां पर हमें दिया है ऊपर उठे हुए चबूतरे का ऊपरी पृष्ठ अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दिया गया है। अष्टभुज पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, इसको करना भी बहुत आसान है। हमें लंबाई दी हुई है ना, और ऊपर उठे हुए चबूतरे की अष्टभुज के आकार का है, जैसा कि आकृति में दिया है, तो अष्टभुज का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये 5 है तो ये भी 5 होगा, ये है ना, और उसके बाद सारी भुजाएं क्या होगी, 5 5 होगी, और यहां पे ये जो दिया है ये गया है 11। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बांट देंगे। इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है, एक समलंब चतुर्भुज भी, 2 समलंब चतुर्भुज दिख रहे हैं, और एक क्या दिख रहा है आपको, आयत, मतलब एक आपको चतुर्भुज दिख रहा है, आयत दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऊपर और नीचे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद हम सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो है ना। हल में आप इसको चाहो तो आप इसको नेमिंग दे दो, तो ये हो जाएगा A B C D E F G और H। तो समलंब चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज EFGH का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 दोनों समांतर भुजाएं, तो दोनों समांतर भुजाएं मतलब 11 + 5, और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई 4 है। ठीक है, ऊंचाई कितनी है, 4 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 11 और 5 हो गया 16, और 2 ये हो गया 32। ठीक है, अब देखो ये अब चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल, चतुर्भुज EFCD का क्षेत्रफल यहां पर है, तो मीटर है, तो मीटर स्क्वायर। यहां हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो लंबाई कितनी है 11 और चौड़ाई है 5, तो हो जाएगा 55 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और उसके बाद ABCD का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना। तो ये भी क्या है, ये और ये 32 है, तो ये भी 32 ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये भी कितना हो जाएगा, आप लोग चाहे तो करके देख लो, या आप लोग इसको डायरेक्ट 1/2 करके भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 11 + 5 × 2 कैंसिल हो जाएगा, 4, तो यहां बचेगा 2, तो ऐसे पूरा कैंसिल करके ये भी आएगा कितना, 32। अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल, अतः अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो अष्टभुज का क्षेत्रफल में ये हो जाएगा 32 + 55 + 32 मीटर स्क्वायर। तो चलो कर लो, 32 55 32, 2 2 4, 4 और 5 9, 3 और 3 6 और 5 11, 119 मीटर स्क्वायर, जो कि हमने निकाला। बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व हो गया। तीनों को हमने डिवाइड किया,
डिवाइड करने के बाद हमने क्या करा, हमने सबको क्या कर दिया, प्लस कर दिया। अलग अलग 3 हिस्से बना लिए, उन तीनों हिस्सों को प्लस कर दिया तो इसका एरिया निकल गया, मतलब इसका आंसर आ गया। तो बहुत आसान है, आप लोग भी निकाल सकते हो। और इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आते हैं हम इसको सॉल्व बहुत आसानी से कर सकते हैं, जैसा कि हमने इसमें किया, और बहुत आसानी से आंसर। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या दिया हुआ देखते हैं। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, आप करोगे तो मजा आएगा। देखिए अब यहां पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, यहां पर दिया है एक पंचभुज आकार का एक बगीचा है, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ज्योति और कविता ने इसे 2 विभिन्न तरीकों से विभाजित किया। दोनों तरीकों का उपयोग करते हुए इस बगीचे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की कोई और विधि बता सकते हैं? देखिए तो यहां पर लिखा हुआ है ज्योति आरेख और कविता का आरेख। यहां पर ज्योति ने ये जो हमारा जो पंचभुज आकार का जो बगीचा था उसको बीच में से डिवाइड किया है, और कविता ने इसको ऐसे डिवाइड किया है। ठीक है, तो दोनों के तरीकों में आंसर क्या आएगा वो हम यहां पर देखते हैं। तो आप एक काम करिए, सबसे पहले अपना जो बगीचा है, अब जैसे हम लोग करेंगे, पहला हल करेंगे। हल में हम बात करेंगे ज्योति का आरेख, ज्योति का आरेख। तो ज्योति के आरेख की बात करेंगे तो यहां हम लिख लेंगे ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब देखिए आपको ये भी एक क्या दिख रहा है, ये एक आपको समलंब चतुर्भुज दिख रहा है, और ये भी आपको एक समलंब चतुर्भुज दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद यहां पर इस समलंब चतुर्भुज की यहां से लेकर यहां तक जो भुजा की जो लंबाई है, मतलब AC जो है वो कितना है, यहां पर AC हमने ले लिया 30, और BC और B से लेकर D तक की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, 15। ठीक है, और इतना जो है और इतना जो है, मतलब अगर मैं इसको भी देखूं तो यहां पर A B C D, यहां हो जाएगा E, और यहां पे ले लो F। तो यहां पर AB की B की जो लंबाई है वो भी कितनी है, 15 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहां पर आप एक काम करिए, दोनों को अगर हम ले लेते हैं तो दोनों को हमको करने में क्या फायदा होगा, हम उसकी बात करते हैं। देखिए ज्योति का आरेख में हम लोग कहेंगे कि यहां पर जो हमारा पंचभुज है, तो पंचभुज में क्या है हमारा, ए ई बी सी डी जो भी है, तो यहां पर क्या करेंगे 1/2 इंटू यहां हो जाएगा बीई प्लस AC गुणा में BC। ठीक है, और साथ में ही प्लस कर देंगे हमारा क्या, 1/2 AC प्लस DF गुणा में CD। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको कुछ चीजें ऐसी दिख रही होंगी जिसको मैं कॉमन ले सकता हूं, और कॉमन लेने के बाद यहां पर देखो, सबसे पहले काम करिए, यहां पर आप 1/2 BE और AC, B कितना था 15, और AC कितना था पूरा A से लेकर C तक 30। आप इसको BC को ऐसे ही रहने दीजिए, हम दोनों एक साथ ही निकाल रहे हैं। वन अपॉन टू AC आपका कितना है 30, ये भी हो जाएगा 15 गुणा CD। अब हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो 15 और 30 कितना हो जाता है 45। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 गुणा 45 इंटू 15 प्लस यहां पर भी 1/2 BC प्लस 1/2 45 गुणा
CD। अब देखिए यहां पर जो कॉमन आ रहा है ना 1/2 45 कॉमन ले लीजिए, और यहां पर BC प्लस CD यहां पर दोनों हम लोगों ने जो बच रहे हैं वो लिख लिया। अब देखो BC प्लस CD तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा, BD के, और BD की लंबाई कितनी दी हुई है, BD की लंबाई दी है वो 15, तो यहां पर कितना हो जाएगा 1/2 गुणा 45। देखो यहां पर हो जाएगा BC प्लस CD बराबर BD, और BD की कितना दिया है, BD बराबर कितना दिया है 15, तो यहां हो जाएगा 15। अब 15 और 45 का गुणा करके 2 से भाग कर दो, तो 15 और 45 का गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 चौको 60, 60 और देखो 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 चौको 60, 60 और 7 67 है ना, ये हो जाएगा 675 भागित 2। अब 675 में आप भाग दे दो 2 से, तो 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, यह आ जाएगा 337.5 किसका, मीटर स्क्वायर। ये हमारे दोनों का आ गया, ठीक है। ये हमने करी ज्योति का आरेख, ठीक है, ज्योति के आरेख से हमने सॉल्व कर दिया, और ज्योति के आरेख को सॉल्व करने के बाद हमने देखा कि यहां पर इसका आ गया 337.5, ठीक है, बहुत इजी था। हमने क्या करा, दोनों को एक साथ कर दिया। अगर मैं यहां पर देखो एक काम ऐसे भी कर सकता था, यहां पर एक काम ऐसे भी कर सकता था कि B से लेकर D तक 15 था, तो BC जो होता वो 15/2 हो जाता, 15/2 हो जाता, तो 15 मतलब यहां पे 15 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 7.5, मतलब BC कितना हो जाता है यहां पर 7.5। तो आप इसको करने के बाद जब इसका 2 से गुणा करते तब भी वही आता, तो इसलिए आप इसको ऐसा भी कर सकते हो, थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हो। चलिए ये तो हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें ये निकालना है, ठीक है, किसकी विधि निकालना है, अब हमें निकालना है कविता का आरेख, कविता का आरेख। देखिए कविता के आरेख में ये जो है, अब मुझे ये निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो देखो यहां से यहां तक 30 है और यहां से यहां तक 15 है, ठीक है। तो अगर मैं 30 में से 15 माइनस कर देता हूं तो ये भी कितना आ जाएगा 15, मतलब यहां से यहां तक, जैसे ये हो गया A B C D और E, और यहां से ये हो जाएगा एक लाइन। तो जो यहां पे आप मान लीजिए कि यहां हो जाएगा आपका F, ठीक है। तो देखो यहां से यहां तक जो है हमारा A से लेकर यहां से यहां तक टॉप टू बॉटम 30 है। 30 में से जब 15 को माइनस 30 में से जब 15 को माइनस करूंगा तो इतना निकल जाएगा, मतलब AC कितना निकल जाएगा 15, ठीक है, AC निकल जाएगा 15, और ये 15 तो हमें दिया ही हुआ है, ठीक है, ये 15 तो हमें दिया ही हुआ है ना। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग निकाल लेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस आपका BC और आधार F, मतलब ये हो गया, आधार हमारा है BC और लंब है हमारा AF। तो 1/2 BC कितना है, BC है हमारा 15 है और F भी 15 है, ठीक है। तो यहां पर हो गया 15 × 15, 15 × 15 कर लीजिए, 225 आ जाएगा। आप करके भी देख लीजिए, 15 × 15, 15 पंजे 75, 75 की 5 हासिल का 7, 15 एकम 15 है ना, 16 17 18 19 20 21 22, 225, तो 225/2,
तो 225 का जब हम 2 से भाग देंगे तो 225 का हम यहां पर 2 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, कितना आ गया 112.5, 112.5 ये आ गया इसका, ठीक है ना। ये हमारा क्षेत्रफल निकल गया किसका, मीटर स्क्वायर में। अब हमें निकालना है ये वाला एरिया। अब चूंकि ये क्या है, एक वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, है ना। तो वर्ग क्या है हमारा, वर्ग हमारा है ये वाला जो वर्ग है। अब इस वर्ग में ये यहां से यहां तक ये भी 15 है और ये भी 15 है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, मतलब 15 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 225। अभी निकाला हमने। अब हम टोटल निकालेंगे, मतलब इसका और इसका पूरा टोटल एरिया निकालेंगे। तो हम 225 में 112.5 को जोड़ देंगे, है ना। मतलब हम निकालेंगे पंचभुज का क्षेत्रफल, पंचभुज का क्षेत्रफल। तो 225 यहां कर लेते हैं, तो 225.05 और 112, तो ये जाएगा 5, 5 और 2 7, 3 और 3। तो देखिए दोनों की विधि से जब हमने किया तो हमारा आंसर कितना आ गया था, दोनों की विधि से हमने किया तो दोनों की विधि को हमने अलग अलग तरीके से किया, एक को बीच में डिवाइड करके किया और एक को इस तरह सॉल्व किया। दोनों आंसर हमारे बहुत अच्छे से आ गए, बहुत सॉल्व किया और उसके बाद हम एक निर्णय में पहुंचे और देखा कि दोनों तरह के हमारे आंसर बहुत सही आए। तो बहुत बढ़िया विधि है, बहुत अच्छी विधि है और हमको ये मतलब हमको ये बताया है कि इन क्वेश्चनों को और कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो बहुत आसानी से ये सॉल्व हो गया। आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन आए आप उनको ऐसे ही सॉल्व करिए, बहुत आसानी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। दिया है कि संलग्न पिक्चर फ्रेम के आरेख की बाहरी एवं अंतः विमाएं क्रमशः 24, 28 और 16 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि फ्रेम के प्रत्येक खंड की चौड़ाई समान है तो प्रत्येक खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए एक काम करते हैं, हमको ये जो जितना भी दिया है तो हम इसको खंड में बांट लेते हैं, खंड 1, खंड 2, खंड 3 और खंड 4। अब हम देखेंगे खंड 1 और 3 खंड एक ही है और खंड 2 और खंड 4 क्या है, खंड 1 और खंड 4 एक ही है ना। तो सबसे पहले आपको देखो यहां पर अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो खंड 1 का क्षेत्रफल खंड 3 के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा और अगर मैं इसका क्षेत्रफल निकाल लूं तो इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर आ जाएगा। लेकिन अब बात कहां आती है, बात यह आती है कि अगर मैं समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालूंगा तो मुझे दोनों ये तो भुजाएं दी हुई हैं, बट अगर इनके बीच का डिस्टेंस मैं कैसे निकालूंगा, बात तो यही है ना। देखो अब थोड़ा गौर करने वाली बात है, मेरी बात को ध्यान से समझना। करना क्या है कि आपको ये जो दिया है यहां पर छुपा हुआ यहीं पे ये हमारा आंसर। देखो सबसे पहले मैं 28 में से 20 को माइनस करूंगा, 28 में से 20 को माइनस किया तो कितना आ गया 8, है ना। अब मेरा 8 जो है ना, 8 जो है वो दो पार्ट में बटा है, एक तो 4 ये और एक 4 ये, तो 4 और 4 8, 8 और 20 28, पूरा हो जाएगा 28। तो मतलब ये जो डिस्टेंस निकल गई वो डिस्टेंस कितनी निकलेगी, 4 निकलेगी। तो चलिए अब हम निकालते हैं खंड 1 का क्षेत्रफल। हम लोग हल पे आते हैं, खंड 1 का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2
ये हो जाएगा 20 प्लस 28 और गुणा में 4, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है। 28 और 20 48 गुणा 2, ठीक है, क्योंकि 28 और 20 करेंगे तो 48 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल का 1, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 1 9, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अतः खंड 1 और खंड 3 एक ही है ना। खंड 1 व खंड 3 समान है, अतः खंड 3 भी 96 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। अतः खंड 2 का क्षेत्रफल, खंड 2 का क्षेत्रफल, खंड 2 का वन अपॉन 2 है ना। यहां पर कितना हो जाएगा 16 प्लस 24 गुणा में 4, ठीक है। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं हम, तो इससे ये कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4। अब 16 और 24 को प्लस करो, तो 24 और 16, तो 6 और 4 10 की 0 हासिल का 1, 2 और 1 3 और 1 4, 40, तो 40 गुणा 2, तो ये हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः खंड 2 और खंड 3, खंड 2 और खंड 4 एक ही हैं, अतः खंड 2 व खंड 4 एक ही हैं, अतः खंड 4 भी 80 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरह से हमने अपने पूरे क्वेश्चनों को खत्म किया। क्वेश्चनों के अंदर जो लॉजिक दिया था हमने उसको समझा, और समझने के बाद हमारी प्रश्नावली 11.2 को हमने खत्म किया, जो कि बहुत अच्छी और बड़ी इंटरेस्टिंग थी। बस आप भी इन क्वेश्चनों को करते रहिए, और जो भी डाउट आए आप वो पूछते रहिए। बट आप हमारे साथ बने कैसे रह सकते हैं, कैसे हमारे वीडियो देख सकते हैं, उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको बताता हूं। कुछ नहीं करना है, बस कुछ छोटी सी स्टेप्स का फॉलो करना है। करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को गूगल पे मैग्नेट ब्रेन्स को टाइप करना है। जब आप टाइप कर लेंगे तो आप लोग कहां पहुंच जाएंगे, आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म जो मैग्नेट ब्रेन्स देता है। यहां पर आपको 6 से लेकर 12 तक का जितना भी क्लास है वो सारी आपको फ्री एजुकेशन है। यहां पर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए या किसी भी वीडियो के लिए कोई चार्ज नहीं देना है। जब आप यहां पहुंच जाएंगे तो आप लोग देखेंगे कि यहां पर हिंदी मीडियम में काफी सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी 6 से लेकर 12 तक। जैसे अभी आप लोग हिंदी 8 पढ़ रहे हैं, अभी लोग कक्षा 8वीं पढ़ रहे हैं। जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो हम लोग पहुंच जाएंगे यहां पर आपको क्लास 8 के जितने भी टीचर हैं जो अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। जब आप लोग मैथ्स की बात करेंगे तो मैथ्स पे जब आप क्लिक करेंगे वॉच नाउ पे तो आप पहुंच जाएंगे इसके एक पर्टिकुलरली विंडो पर, जैसे ये मैथ्स का है। यहां पर मैथ्स में जितने भी पाठ्यक्रम हो गए हैं वो सारे आप लोगों को दिखेंगे। आपको जो भी अध्याय पढ़ना है आप उसको देखिए, आपको वो सारे वीडियो एक क्वालिटी वीडियो में एक अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से। बस वीडियो देखते रहिए, हमारी वीडियो को एंजॉय करिए और अपनी पढ़ाई करते रहिए, पर बने का रहना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 6 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।